तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है उस पे। तो सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो इससे पहले हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था जिसे हम डीसी भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट में होता यह है कि अगर किसी डीसी सोर्स के साथ आप एक वायर को जोड़ दें तो उस वायर से जो करंट का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। लेकिन अगर उसी वायर को आप एक एसी के सोर्स के साथ जोड़ दे तो कभी वायर से करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कभी उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है वो अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो सोर्स है उसका जो दो टर्मिनल्स है वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। कभी कोई टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है या फिर हायर पोटेंशियल, आप कह सकते हैं कि हायर पोटेंशियल में रहता है तो कभी वो लोअर पोटेंशियल में चल जाता है। तो इसी के कारण करंट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। यहां पर मान ले कि अगर ये तो सिंबल है एसी का, मान ले कि ये डीसी सोर्स है। तो अगर ये डीसी सोर्स होता तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता, एक नेगेटिव टर्मिनल होता। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होता वो इसी डायरेक्शन में होता। हमें पता है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमेशा करंट का फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन में होता। पर अगर मान ले कि ये जो सोर्स है ये डीसी सोर्स नहीं है बल्कि ये एक एसी का सोर्स है, ये सिंबल होता है एसी सोर्स का। जैसे कि हम डीसी के सोर्स को, बैटरी को या सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसी के सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये एसी का सोर्स का सिंबल है। तो अगर हम किसी रेजिस्टर को हम एसी के सोर्स में जोड़ दे तो होगा ये कि इस एसी का जो दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल यहां पर है, दूसरा टर्मिनल अगर यहां पर है, तो कभी मान ले ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। मोर प्रिसाइजली, मोर टेक्निकली मुझे कहना चाहिए कि ये हायर पोटेंशियल में होगा और ये लोअर पोटेंशियल में होगा। तो ऐसे सिचुएशन में करंट जो फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल का जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों टर्मिनल्स का, वो स्ट्रेंथ घटते जाएगा और घटते घटते एक समय आएगा कि वो जीरो हो जाएगा टर्मिनल। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो जो घटते जाएगा तो करंट भी घटते जाएगा। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो घटते जाएगा और घटते घटते एक समय आएगा कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया, या फिर कहें जो वोल्टेज है वो जीरो हो गया। अब क्या होगा कि ये जो सोर्स है ये अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है इसका जो दो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स अपना नेचर चेंज करेगा। अब ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कम होगा, वोल्टेज कम होगा, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। फिर इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगा तो करंट अब फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब कुछ देर बाद करंट और बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा करंट। फिर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएगा, या फिर कहे पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएगा, जिसके कारण करंट भी घटते जाएगा। और फिर घटते हुए इसका जो मैग्नीट्यूड है ये जीरो हो जाएगा। अब ये फिर से अपना टर्मिनल चेंज करेगा। तो ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का नेचर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो बेसिक है वो ये है कि जो सोर्स होगा एसी का उसका पोलैरिटी बदलते रहना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं टाइम के साथ वोल्टेज को, तो वाई एक्सिस जो है ये वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, मान ले ये वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान ले कोई सोर्स ऐसा है कि जिसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा कुछ इस तरह से, तो हम इसे ऑल्टरनेटिंग नेचर का कहेंगे। क्योंकि देखिए वोल्टेज कभी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो कभी जीरो होके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज है।
लेकिन वही अगर मान ले कहीं सोर्स से वोल्टेज कुछ इस तरह का है, तो हम इसे एसी नहीं कहेंगे, ये डीसी है, क्योंकि इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज का, चाहे वो घटे या बढ़े, लेकिन वो अपना पोलैरिटी नहीं चेंज कर रहा है। अर्थात हमेशा वोल्टेज जो है एक ही डायरेक्शन में है। जो हायर पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल ही है, जो लोअर पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल ही है। टर्मिनल अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा। टर्मिनल अपना नेचर तभी चेंज करेगा जब वोल्टेज का जो कर्व होगा वो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाए, तो हम कहेंगे कि जो टर्मिनल है वो ऑल्टर कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। उसी तरह से एसी बहुत तरह का हो सकता है। एसी आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं एसी को, ये भी एक तरह का एसी है कि ये सडनली इसका जो टर्मिनल है वो चेंज कर रहा है इमीडिएटली। इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखे तो जो हायर पोटेंशियल था वो इमीडिएटली लोअर पोटेंशियल हो गया और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम चेंज हो गया। सो ये भी एसी का एक टाइप होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एसी का टाइप होता है वो होता है वोल्टेज का टाइम के साथ साइन फंक्शन, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। ये जो ब्लू कर्व है, ये ब्लू कर्व ये है वोल्टेज का कर्व, और ये येलो कर्व जो है ये है करंट का कर्व। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं ये ब्लू कर्व। ये जो ब्लू कर्व है ये एक साइन फंक्शन है, टाइम का साइन फंक्शन है। तो यहां पर देखें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसका अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ करें लाइन, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज को। तो जब टाइम यहां पर देखें 0 था तो वोल्टेज कितना था? 0। अब समय थोड़ा बढ़ा, वोल्टेज यहां तक पहुंचा, कुछ देर बाद वोल्टेज यहां तक पहुंचा, और इस समय पे जो वोल्टेज बना वो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। देखिए इस पूरे ग्राफ में इससे ज्यादा वोल्टेज कहीं नहीं है, तो यही मैक्सिमम वोल्टेज है जिसे हमने Vm से इंडिकेट किया। तो फिर समय के साथ साथ कुछ देर बाद ये वोल्टेज घटेगा, घट के कुछ इतना होगा, फिर और कुछ देर बाद वोल्टेज और घटेगा, घट के कुछ इतना होगा, फिर कुछ देर बाद ये 0 हो जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ते जाएगा। अब ये बढ़ते गया, यहां पर पहुंच के, इस समय में पहुंच के जो वोल्टेज है ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। तो आइडियल केस में अगर ये पॉइंट Vm होगा मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये भी Vm होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस में होगा ये। सो स्टैंडर्ड एसी के लिए ये जो वोल्टेज होता है, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, कभी भी आप वोल्टेज देख ले, फॉर एग्जांपल इस समय में जो वोल्टेज है, जिसके लिए मान ले कि टाइम t है, तो वोल्टेज यहां पर अगर V हुआ तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। यहां पर ओमेगा इस वेव का एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि ये Vm है मैक्सिमम वोल्टेज। तो फिर इस वोल्टेज के साथ करंट का किस तरह का रिलेशन होगा? देखिए वोल्टेज और करंट में इंटर रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है ओहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। अब इस सर्किट में देखें, इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है, हमने माना इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो हमेशा इस सर्किट से जो करंट का फ्लो होगा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि चूंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट ये होगा प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अर्थात वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है,
और वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ते गया। मान ले वोल्टेज 0 है, वोल्टेज जब 0 होगा ये करंट भी 0 होगा और वोल्टेज बढ़ रहा है। अभी बढ़ते 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 वोल्टेज मान ले कि ये मैक्सिमम पहुंच गया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ नहीं सकता है, और जब वोल्टेज और नहीं बढ़ सकता है तो करंट भी और नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद वोल्टेज घटेगा तो इसके बाद करंट भी घटेगा, बिकॉज करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जब सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो और कुछ ना हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज 0 होगा तब करंट 0 होगा। अब इससे आगे देखें, हम कह सकते हैं चूंकि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, तो इसी को, इस V को हम कह सकते हैं Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। तो इसी I को, करंट को, इंस्टैन्टेनियस करंट को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है Vm डिवाइडेड बाई R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म होगा? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमने ये देखा था कुछ देर पहले कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, अर्थात V का वैल्यू जब Vm होगा तब I का वैल्यू Im होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं Vm डिवाइडेड बाय R, अर्थात मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो हम अगर इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम पाएंगे इंस्टैन्टेनियस करंट, कभी भी करंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब चूंकि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट एक ही समय में होगा और इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज और इंस्टैन्टेनियस करंट दोनों ही साइन का सेम फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। देखिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये बता रहा है कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे कि फेज डिफरेंस नहीं है का मतलब क्या है। यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट ये भी एक साइन फंक्शन है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज ये भी एक साइन फंक्शन है। तो इन दोनों साइन वेव्स को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो इन दोनों के बीच क्या कोई फेज में डिफरेंस होगा? फेज में डिफरेंस का मतलब होता है जब पहला वेव का मैक्सिमम है, क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम में दूसरे वेव का भी मैक्सिमम है? अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। कोई फेज डिफरेंस नहीं होने का और एक मतलब यह है कि दोनों वेव एक ही साथ ऊपर चढ़ता है और एक ही साथ उतरता है और उसका वैल्यू, उन दोनों का वैल्यू एक ही साथ 0 होता है, फिर एक ही साथ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस फिगर में देखें कुछ ऐसा ही है। यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वैल्यू 0 है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वैल्यू मैक्सिमम है, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों 0 हो गया और इस पॉइंट ऑफ टाइम में फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं इस इक्वेशन का मतलब क्या है। यह इक्वेशन हमें बता रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टैन्टेनियस करंट, वो टाइम अगर t हुआ तो यह बराबर है मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो हमने माना एक पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर ये t वो टाइम है, इस समय जो करंट होगा जो कि इतना के बराबर होगा, ये होगा इंस्टैन्टेनियस करंट जो कि बराबर होगा मैक्सिमम करंट। तो यहां से देखें ये जो लाइन सेगमेंट है ये मैक्सिमम करंट हमें इंडिकेट कर रहा है, अर्थात y एक्सिस में ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम करंट इंडिकेट कर रहा है हमें।
तो ये बराबर होगा इंस्टैंटेनियस करंट, ये बराबर होगा मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। टी क्या होगा? टी वो टाइम होगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम इंस्टैंटेनियस करंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टैंडर्ड एसी में जो वोल्टेज होता है, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, वो साइन का एक फंक्शन होता है और साइन के उस फंक्शन में एक पैरामीटर होता है टाइम। उसी तरह से स्टैंडर्ड एसी में जो इंस्टैंटेनियस करंट होता है वो भी साइन का ही एक फंक्शन होता है, वहां भी टाइम एक पैरामीटर होता है। और स्टैंडर्ड एसी में अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो और कुछ ना हो, लोड या कैपेसिटर ना हो, तो फिर करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है।